हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है नीतीश कुमार सा। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए स्टैटिक जीके के, वो चाहे साइंस हो, स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर हो, इनसे रिलेटेड, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ग्रुप डी में रिपीट हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप डिस्कशन कर लीजिएगा तो छूट सकता है। सो मैं इसमें आपको डिस्कशन कराऊंगा 3 से 4 घंटे में। मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा अब तक जितने पूछे गए हैं। ठीक है, और मैं पहले जनवरी अलग अलग मंथ वाइज करवा दूंगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पेनिसिलिन को सबसे पहले प्राप्त हुआ था, देखिए पेनिसिलिन को सबसे पहले फंगस से प्राप्त किया गया था। ठीक है, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था, याद रखिएगा, ये भी आपसे अगले अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको प्राप्त किया था। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में देखिए दिया क्या गया था, बैक्टीरिया भी ऑप्शन में था। तो मैक्सिमम एंटीबायोटिक दवाइयां जो होती है बैक्टीरिया से ही बनाई जाती है, इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इस वजह से आपका एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इस वजह से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म देखिए, मैक्सिमम लोग एलपीजी के फुल फॉर्म में लिक्विड पेट्रोलियम गैस मार के आए होंगे। ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, पूरा इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, यही होता है आपका ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन। तो ईस्ट हुआ या सवाल हुआ, और एक और चीज, अंडा का जो पीला भाग होता है उन सभी में पाए जाने वाला एकमात्र विटामिन होता है, सबसे ज्यादा वो होता है विटामिन बी 12। ठीक है, विटामिन बी 12। और आपका एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, विटामिन बी 12 और बी 6 की कमी से जो होती है एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो आपका अंडा में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लिख लीजिएगा। और अंडा और दूध की बात आया तो अंडा और दूध में कभी भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अंडा और दूध में कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, और आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड में देखिए, इसमें ऑप्शन में आपका 13 अप्रैल और 14 अप्रैल, सब ऑप्शन में जो 1919 1919 1919 मतलब 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, तो आप सन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और ना ही आपका मंथ में कंफ्यूजन होगा, तो डेट में आपको कंफ्यूजन होगा। सो आपको क्या करना होगा कि 13 अप्रैल और 13 अप्रैल आपको याद करना होगा। इसमें ल से आप 13 बना सकते हो, ल जो है जालियांवाला बाग में ल जो है। ठीक है, और एक और बात, वीडियो देखने से पहले आप इसको जो रोटेशन है उसको ऑफ कर लीजिएगा, नहीं तो इधर उधर आपका भागेगा। ठीक है, रोटेशन ऑफ कर लीजिए, रोटेशन रोटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फुल स्क्रीन ऐसे ही दिखाया मिल जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस सिंगल का देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उपविजेता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उपविजेता को आप सबसे पहले याद करिएगा। ठीक है, तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट उपविजेता को, जो भी टेनिस टूर्नामेंट हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अब की बार तो विंबलडन हुआ ही नहीं है। ठीक है, जो कि इंग्लैंड में ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, तो सो उसको छोड़, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको 2019 वाला याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि विंबलडन से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको एक मतलब अच्छा स्टूडेंट वही होता है, आपको 19 और आप 20 दोनों का ही टेनिस के, क्योंकि ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये टेनिस टूर्नामेंट आप सबको गोली मार दो, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सो आपको इसको याद करना चाहिए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के मेंस सिंगल के उपविजेता, ठीक है, आपको फीमेल का भी याद करना है, देख लीजिएगा। आपका डोमिनिक थिएम हो जाएंगे, नोवाक जोकोविच हो जाएंगे, इसके आपका विजेता जो है नोवाक जोकोविच, और डोमिनिक थिएम जो थे उपविजेता थे। ठीक है, और फ्रेंच ओपन में आपका नोवाक जोकोविच थे, एक सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और यूएस ओपन में उपविजेता अलेक्जेंडर भैया है। ठीक है, और पहला परमाणु परीक्षण का जो होता है, पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था कब हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था कब हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण जो था 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि 18 मई, देखिए इसमें दिक्कत क्या था, 1974 हर एक ऑप्शन में था, चारों ऑप्शन में 1974 था। ठीक है, केवल आपका आपका 18 मई 1974। बीएससी आपका बंबई स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के बारे में पूछा गया, इसका भी मुख्यालय आपका मुंबई में, और एशिया का सबसे पुराना है। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना आपका दलाल स्ट्रीट है। ठीक है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है सबसे पुराना है, इसका नाम है विक्रमजीत सेन, इनके चेयरमैन है। ठीक है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका केवल अभी बंबई स्टॉक एक्सचेंज का पूछा गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नहीं पूछा गया, और दोनों का ही मुख्यालय आपका बंबई में है। ठीक है, सबसे बड़ी दूसरी बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, क्या नाम है, सबसे बड़ी दूसरी बैंक जो है, देखिए हमने सरकारी क्षेत्र में बात कही है। ठीक है, एसबीआई सबसे बड़ी हो जाएगी, और दूसरी सबसे बड़ी बैंक जो है सरकारी क्षेत्र में, नहीं तो प्राइवेट क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक जो है कौन सा हो जाएगा, गेस कीजिए। इसमें आपका हो जाएगा, आपका जो एचडीएफसी बैंक है वो सबसे बेटर हो जाएगा। ठीक है, उससे सबसे बड़ी दूसरी बैंक जो है तो पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद आपका मौलिक कर्तव्य, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि नीति, लोग जानते हैं कि चार चार भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जो कि आयरलैंड से उठाया गया था, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे 4 का ए जो होता है आपका जो कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य होता है, जो कि रसिया से लिया गया है, इसको भी लिख लीजिएगा कहाँ से लिया गया है, रसिया से। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताया गया था कि मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य 4 के ए से रिलेटेड है। ठीक है, और भारत में ऑटोमोबाइल सिटी किसको बोला जाता है,
ऑटोमोबाइल सिटी, देखिए बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, ऐसा आप पढ़े नहीं होंगे कि ऑटोमोबाइल सिटी। आप नॉर्मली जाइएगा तो टाटा ऑप्शन में दिया था, आप टाटा मार के आइएगा, एकदम फिक्स है कि टाटा आप मार के आइएगा, ठीक है, झारखंड के टाटा को मार के आइएगा। लेकिन ऑप्शन में चेन्नई जो है आंसर होगा, ठीक है। इसको डेट्रॉइट बोला जाता है, डेट्रॉइट, ठीक है, डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आपका इंडिया का डेट्रॉइट के नाम से, ठीक है, डेट्रॉइट के नाम से चेन्नई को जाना जाता है। ऐसे पीथमपुर को भी जाना जाता है जो कि दिल्ली में पड़ता है, लेकिन पीथमपुर ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। और आईआईटी मद्रास के देखिए, आईआईटी मद्रास की पहली छात्रा जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, इनका नाम है कविता, इनका पूरा नाम है कविता गोपीनाथ, ठीक है, इनका पूरा नाम है। आईआईटी मद्रास की पहली छात्रा जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था, इनका नाम था कविता गोपीनाथ, ठीक है। और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार जो होता है कहाँ पे होता है, तो देखिए नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार कहेगा तो रसिया में होगा, ठीक है। और यदि आपका खनन के मामले में कहेगा तो आपका सबसे ज्यादा खनन पेट्रोलियम का, यहाँ पे गैस का पूछ रहा है, पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा खनन यूएसए करता है, उसके बाद सऊदी अरब करता है, ठीक है। और हमारे लिए सबसे ज्यादा, हमारे लिए मतलब हमको सबसे ज्यादा हमको जो बेचता है तेल वो होता है इराक, ईरान मत मारिएगा, ठीक है, क्या कि चाबहार बंदरगाह जो है, चाबहार बंदरगाह याद रखिएगा, भारत जो बनाया है चाबहार बंदरगाह ईरान में, ठीक है, चाबहार बंदरगाह को जो बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भारत अपने मनी से इसको बनाया है, ठीक है, और आपका वहां से तेल को खरीदता है, ठीक है, तो आपका लाता है। और प्राकृतिक ऑयल उत्पादन में सर्वाधिक जो था यूएसए, देखिए ऑप्शन में ये भी दे दिया गया है, ठीक है। और भारत का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल भारत में इराक सप्लाई करता है। भारत में सबसे बड़ी तेल तथा प्राकृतिक गैस, देखिए भारत में भारत की सबसे बड़ी तेल तथा प्राकृतिक गैस का जो आपका कंपनी जो आयात या निर्यात करती है वो है ओएनजीसी, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ देखिए आयात निर्यात हमने इसलिए भी कहा क्योंकि हम खरीदते भी हैं और उसके बाद नेपाल को और बांग्लादेश को बेच भी देते हैं, ठीक है, इस वजह से हमने कहा, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ 100वां शतक लगाया था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 100वां शतक लगाया था, ठीक है। इंदिरा इंदिरा आवास योजना का नया नाम, देखिए इंदिरा आवास योजना, पहले इसका इंदिरा आवास नाम था, ठीक है, लेकिन अब इसको कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेंद्र मोदी द्वारा इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। और हॉस्पिटल के कचरे को बेस्ट निदान, देखिए हॉस्पिटल के कचरे का बेस्ट निदान जो होता है उसका भस्मीकरण कर दो, ठीक है, भस्मीकरण कर दो, डिस्पोजल कर दो, डिस्पोजल कर दो, उसको सबसे बेटर उपाय होता है डिस्पोजल कर दो, ठीक है, ठीक है। इसमें आपका उसके अलावा भारत के सबसे आपका छोटा डे जो होता है, देखिए भारत के सबसे छोटा डे जो होता है 21 दिसंबर को होता है, सबसे बड़ा डे जो होता है इसको भी लिख लेना, भारत में सबसे बड़ा, भारत जो होता है पूर्वी उत्तरी देशांतर में पड़ता है, पूर्वी उत्तरी ऑप्शन में खाली पूर्वी मत मारिएगा, पूर्वी उत्तरी देशांतर में हमारा भारत पड़ता है, ठीक है। तो भारत का सबसे छोटा डे जो होता है 21 दिसंबर को, सबसे बड़ा डे जो होता है आपका 21 जून को होता है, ये भी लिखिएगा। और बराबर डे जो होता है 21 मार्च को होता है, मतलब दिन और रात जो बराबर होता है 21 मार्च को होता है, और आपका 22 सितंबर को होता है, ठीक है। नीति आयोग का फर्स्ट वाइस चेयरमैन जो था, ठीक है, ये अरविंद पनहरिया थे, ठीक है, अरविंद पनहरिया, ठीक है, इनका पूरा नाम है अरविंद पनहरिया। अभी जो है राजीव कुमार जी है, ठीक है। और पंचायती राज दिवस, देखिए पंचायती राज दिवस अभी अब की बार जो मनाया गया 14 अप्रैल को मनाया गया था, ठीक है, 2020 वाला, ठीक है। और 14 अप्रैल को इन्होंने आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको मनाया गया था। भारत के आदर्श वाक्य जो होते हैं, देखिए सत्यमेव जयते, देखिए इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आदर्श वाक्य और आदर्श नारा, ठीक है। भारत का नारा जो है, भारत का नारा जो है क्या है, आदर्श नारा जो है आपका श्रमेव जयते, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, श्रमेव जयते, श्रमेव, सत्यमेव नहीं, श्रमेव जयते। और भारत का आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है, ठीक है। इसको इसलिए नारा नहीं बनाया गया था, राष्ट्रीय नारा इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। इस वजह से सत्यमेव जयते जो है संस्कृत शब्द है, इस वजह से हो सकता है विवाद हो सकता था इस वजह से ऐसा किया गया था। देखिए क्लॉकवाइज घूमने वाले मात्र दो, हमारे पूरे सोलर सिस्टम के मात्र दो ही ग्रह होते हैं, एक होता है अरुण और दूसरा होता है शुक्र, ठीक है, अरुण और शुक्र, और इन्हीं इसलिए इनके पास किसी भी प्रकार का उपग्रह नहीं होता है। और आपका शुक्र जो होता है आपका मतलब आपका क्लॉकवाइज मतलब ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, सौर्यदा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बाकी बात सारे के सारे ग्रह जो उल्टा घूमते हैं, और हमारा तारे जो होते हैं, ठीक है। देखिए आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों घूमता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारा पृथ्वी जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है, याद रखिएगा हमारा पृथ्वी वास्तव में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, समझ में आया। और सूर्य जो जितने भी तारे हैं वो सभी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं,
और बाकी बात इन दोनों ग्रहों के अलावा जो आपका जो बताया गया यूरेनस और वेनस, इसके अलावा आपका जितने भी ग्रह हैं उन सभी के सभी आपका पूरब से पश्चिम के अलावा वो पूरब से पश्चिम में नहीं घूमती है, मतलब यही दोनों पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, बाकी बात सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। और एक और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था आपका एनटीपीसी में कि आपका जो रॉकेट छोड़ा जाता है, ठीक है, तो रॉकेट को किस डायरेक्शन में छोड़े कि जो सेफली जो होता है लॉन्च हो जाए, ठीक है। आपका जो जिस ऑर्बिट में हमको लॉन्च करना है उस ऑर्बिट में लॉन्च हो जाए, तो सेफली सबसे बेटर डायरेक्शन जो होता है वो होता है आपका उत्तरी पूर्वी डायरेक्शन, ठीक है, याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी डायरेक्शन, ठीक है, उत्तरी पूर्वी। इसी वजह से हमारा भारत जो है था उत्तरी पूर्वी देश ही है, इसी वजह से बहुत सारे देशों का सैटेलाइट लॉन्च किया करता है, ठीक है। भारत ने 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, ये भी आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है फोनी नामक तूफान जो आया था, देखिए फोनी नामक तूफान जो आया था उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोनी नामक तूफान जो आया था कहाँ पे आया था, देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में आया था, ये 2019 में आया था, आपको याद करना चाहिए। और बुलबुल नामक तूफान जो आया था ये भी वहीं पे आया था, वेस्ट बंगाल में। देखिए हमने इकट्ठा इसलिए वहां पे कर दिया कि हमारा बंगाल जो है, ठीक है, बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, ये चारों चारों पांच गो राज्य जो होता है, तमिलनाडु हुआ, ये सभी बंगाल के खाड़ी के निकट बसे हुए हैं, ठीक है। इस वजह से आपसे कभी कभी प्रश्न में ऐसा पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह जो है आपका बंदरगाह जो है बंगाल की खाड़ी के निकट बसे हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु, यदि आपको याद हो कि तमिलनाडु का कोई बंदरगाह तो आप वो भी बंगाल के खाड़ी के निकट बसा हुआ है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल, ये चारों के चारों बंगाल के खाड़ी के निकट बसे हुए हैं। अब अरब सागर का लिख लीजिएगा, ये आपका प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो अरब सागर के निकट जो बसे हुए बंदरगाह है उनमें आपको मैं बता दे रहा हूं, महाराष्ट्र हो जाएगा, लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, केरला हो जाएगा। इन सभी राज्यों के जो हो जाएंगे, इन सभी राज्य जो है आपका इसी के निकट बसे हुए हैं, अरब सागर के निकट, ठीक है। और अरब सागर में जितने भी पश्चिम डायरेक्शन में बहती है नदियां, वो सभी के सभी अरब सागर में जाके गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। आपसे बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदियां जो है आपका अरब सागर में जाके गिरती है, तो जो भी गुजरात और मध्य प्रदेश में जो भी नदियां बहती हैं वो सभी के सभी अंततः जाके अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। यहां तक कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो कि जम्मू कश्मीर से होते हुए निकल जाती है आगे की और पाकिस्तान के डायरेक्शन में, तो ये भी आपका अरब सागर में ही जाके गिरती है, ठीक है। तो आपको याद करना चाहिए कुछ इंपोर्टेंट, क्योंकि सिंधु नदी हमारे देश की सबसे बड़ी दूसरी नदी है, ठीक है। याद रखिएगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, 2900 किलोमीटर के साथ, और आपका 2850 किलोमीटर के साथ जो हो जाएगा हमारा दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु नदी हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ही विदेश में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, विदेश से उत्पन्न होती है, ठीक है, चाइना से, ठीक है, चाइना से दोनों ही उत्पन्न होकर आती हैं, ठीक है, जो कि चाइना अधिकृत किया हुआ है वहीं से उत्पन्न होकर आती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जाके अरब सागर में दोनों के दोनों गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र तो ऐसे आपका बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाता है, ठीक है, नहीं सॉरी भैया, सॉरी, आपका ब्रह्मपुत्र भी अरब सागर में ही जाके गिर जाता है, ठीक है। तो ये आपका इतना आपको याद करना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका लार्जेस्ट ट्री इन आपका वर्ल्ड में आपका सबसे लार्जेस्ट ट्री कौन सा है, ठीक है। और भारत में फूड उत्पादन का क्रम देखिए, यहाँ पे आपका बुलबुल आपका बताया जा चुका, भारत में फूड उत्पादन का क्रम जो होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। कौन कौन से राज्य, आंध्र प्रदेश भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, ये सभी राज्य करते हैं, ठीक है। आपका उड़ीसा भी, उड़ीसा में आपका चावल बोर्ड का मुख्यालय जो है वहीं पे उड़ीसा में है, ठीक है। और आपका चावल रिसर्च सेंटर जो है, ठीक है। और लार्जेस्ट ट्री इन वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्री जो है कहां पे पड़ती है, कैलिफोर्निया में पड़ता है, जिसका नाम है कैलिफोर्निया रेडवुड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, रेडवुड। विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात एंजिल है, कहां पे पड़ती है, वेनेजुएला में पड़ती है, ठीक है। वेनेजुएला को बहते हुए झरनों का शहर कहा जाता है। ऐसे तो दुनिया के सबसे ज्यादा झरने फिनलैंड में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा झरने फिनलैंड में है। और फिनलैंड के साथ हम अभी हाल ही में आपका करंट अफेयर के अनुसार हमने उनके साथ हाथ मिलाया है, कहा उनके साथ हम पर्यावरण संरक्षण, जो भी पर्यावरण के क्षेत्र में हमको उनके जैसा सीखना है, इसके लिए हमने उनसे समझौता पे, ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा फिनलैंड के साथ, क्योंकि वो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सुंदर देश है, ठीक है। और वेनेजुएला में यदि कहीं आपको जाना है, बहते हुए झरनों का देश देखने जाना है, तो वेनेजुएला में जाइए। यहाँ पे फिनलैंड में बहुत ज्यादा बर्फ गिरता है, इस वजह से हमेशा मैक्सिमम चांस होता है कि जो होता है आपका बर्फ के ही फॉर्मेट में आपको मिलेगा, तो उससे आपको इसके लिए वेनेजुएला में जा सकते हैं, बहते हुए झरनों का शहर इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो होता है जोग या गोरसप्पा इसको बोला जाता है, इसको नया नाम महात्मा गांधी बोला जाता है। ये कहां पे पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। और एगो कुंची कल भी कभी कभी बोल देता है, ये भी ऊंचा ही है, ठीक है। तो ये कर्नाटका में ये भी पड़ता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चरोलॉजी कहां पे खोला गया, ये आपका नोएडा में खोला गया। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आपका कोशिका की ऊर्जा की इकाई एटीपी होती है, ठीक है। और एक कोशिका, कोई भी कोशिका हो, चाहे पेड़ पौधा का हो या मानव का, सभी कोशिका का एटीपी ही होता है, ठीक है।
एटीपी ही होता है, ठीक है। और इसको आपका एक्यूट ट्री फॉस्फेट के नाम से इसको इसका फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है। एक्यूट ट्री फॉस्फेट, पूरा एक्यूट ट्री फॉस्फेट इसको कह सकते हो। कुल महारत्न कंपनियां जो है देखिए 10 गो ऐसे महारत्न कंपनियां, और जितने भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आप नॉर्मली एक बार देखिएगा तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जितने भी जैसे बीपीसीएल, नॉर्मली आपका कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, गेल सेल, आपका गेल सेल, आपका ओएनजीसी, एचपीसीएल, आपका जितने भी है ये सभी आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें कुछ ट्रिक आपको बताया जाए, एकदम इजीली आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका ओएनजीसी भी हो जाएगा, जितने भी नॉर्मली आपका जो भी आपका घर में ऐसे याद कर सकते हो कि आपका जो भी हमारे अंदर तेल या किरोसिन की सप्लाई करते हैं, तो तेल और ऑयल वाले जितने भी ऐसे तो नरेंद्र मोदी इन सभी को बेचने वाले हैं, ठीक है। इसको देखा जाएगा क्या यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इन सभी में जितने भी होते हैं कुल महारत्न कंपनियां 10 गो है, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा, और इन सभी का मुख्यालय आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम का दिल्ली में है, 2-3 गो का इधर उधर है। तो कोल इंडिया का मैं बता दे रहा हूँ, कोल इंडिया का कोलकाता में है। आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल का मुख्यालय जो है देहरादून में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद ओएनजीसी का, ठीक है, ओएनजीसी का ऑयल नेचुरल गैस आपका कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ओएनजीसी, सॉरी भैया, यहाँ पे ऑयल 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 देखिए वो आईओसीएल का जो मैंने बताया है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो आपका देहरादून में नहीं है, ओएनजीसी का मुख्यालय जो है देहरादून में है, ठीक है। ओएनजीसी का लिख लेना, ठीक है। बाकी बात मैक्सिमम का जो है आपका दिल्ली में है, मैक्सिमम का दिल्ली में है, ठीक है। मैक्सिमम का मैंने जो बताया वो सही है, ठीक है। उसमें कोई कंफ्यूज आपको नहीं होना। बीपीसीएल का भी मुख्यालय आपका दिल्ली में है, ठीक है। आपका आईओसीएल, इसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, कोल इंडिया का कोलकाता में हो जाएगा। एनटीपीसी का भी मुख्यालय दिल्ली में हो जाएगा। और ओएनजीसी का मुख्यालय जो हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय जो होता है ये आपका देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। आपका मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और द्रव की उपस्थिति में ठोस कणों के नीचे बैठना, देखिए जब भी द्रव की उपस्थिति में ठोस के कणों का नीचे बैठना जो कहलाता है, सेंडिमेंशन की प्रोसेस इसको कह सकते हो, सेंडिमेंशन की प्रोसेस, ठीक है। इसको सेंडिमेंशन की प्रोसेस कह सकते हो। देख लेना, इंग्लिश से याद करना, क्योंकि हिंदी में बहुत उटांग पटांग शब्द दिया गया था इसके बारे में, ठीक है। तो द्रव में अविलेय ठोस अशुद्धि की उपसीदत होती है। देखिए द्रव में जो भी ठोस अशुद्धियां जो उपसीदत होती है उसको अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का कर सकते हैं, जैसे हमारा किडनी करता है, ठीक है। किडनी भी हमारे आपका सोलिड और लिक्विड पार्ट को अलग करने के लिए इसी प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका फिल्ट्रेशन आप याद कर सकते हो। प्राकृतिक में धातु किस रूप में पाई जाती है, देखिए मैक्सिमम धातु ये जो होते हैं ओर्स के फॉर्मेट में पाई जाती है। कुछ होती हैं जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्री स्टेट में पाई जाती है। जैसे आपका जितने भी अक्रिय धातु होते हैं, अक्रिय यानी कि आपका जैसे आपका सोना हुआ, चांदी हुआ, प्लेटिनियम हुआ, ये भी ओर्स के ही फॉर्मेट में पाई जाती है, लेकिन ओर्स के ही फॉर्मेट में पाई जाती है, लेकिन ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब ये जल्दी रिएक्शन किसी से नहीं करने वाली होती है, ठीक है। तो ये ओर्से के फॉर्मेट में पाई जाती है, ठीक है। जितने भी धातु होते हैं ओर्स के फॉर्मेट में पाई जाती है। और देखिए एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नाग का हाल ही में सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से परिक्षेपण कर लिया गया और इसको अब भारतीय सेना में सम्मिलित करने के लिए रेडी कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। क्या मतलब क्या है नाग, एक क्या है? तो नाग ऑप्शन में दिया गया था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऐसा ही कुछ कुछ ऑप्शन में दिया गया था। एक रॉकेट प्रणाली है, सेकंड ऑप्शन था, तो इसको आपको देखना होगा, ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। और साउथ सुडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ मिशन में भारतीय सेना के कमांडर है, ठीक है। देखिए साउथ सुडान में जो शांति समझौता करने के लिए साउथ सुडान में जो हुआ था, तो अमेरिका ने इनको एक सम्मान दिया है, ठीक है। यूएस ने एक सम्मान दिया है इनको। इस भारतीय का नाम क्या है, मतलब साउथ सुडान के साथ अच्छा यानी कि शांति स्थापित करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है शैलेश सदाशिव 3 एकड़, ठीक है। 3 एकड़ इनका तिनिकर इनका पूरा नाम हो जाएगा। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि 3 एकड़ याद कर सकते हो ताकि आपको याद हो जाए। 3 एकड़ मतलब ये अकेले ही 3 एकड़ तक के जो आतंकवादी होते हैं उनको ऐसे कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, तो इस वजह से इनको याद ऐसे कर सकते हो। कौन सा लोक नृत्य केरल के 8 दिनों तक होगा? देखिए 8 दिनों तक मात्र कृष्ण अट्टम जो होता है केरला में होता है, ठीक है, कृष्ण अट्टम। और इसको गरीबों का डांस बोला जाता है, गरीबों का डांस के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सा लोक नृत्य केरला में 8 दिनों तक होता है? आपसे ये पूछ सकता है कि गरीबों का डांस किसको बोला जाता है, निम्न में से किसे गरीबों का डांस बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है कृष्ण अट्टम के नाम से, ठीक है, कृष्ण अट्टम के नाम से, ठीक है। और एक और आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा डांस है, मतलब पूरे भारत में कौन सा ऐसा डांस है, आपका कौन सा ऐसा डांस है निम्न में से जो कि जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों ही सम्मिलित रूप से इसमें डांस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कथक, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश वाला, कथकली मत बोलिएगा, कथक बोलिएगा, ठीक है। और डुरंड लाइन, देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में, बिल्कुल सही है, हम आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको याद रखना होगा, डुरंड लाइन जो है भारत अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है।
एक्चुअलिटी आपको हम बता दें, डुरंट लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। लेकिन इसको क्या हुआ कि जो आपका जम्मू कश्मीर के साथ हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ जो हम शेयर किया करते थे, ठीक है, तो वो उसको अभी पीओके में चला गया है, ठीक है, पाकिस्तान इसको अधिकृत कर लिया है। सो इस वजह से यहाँ पे डुरंट लाइन जो है अब भारत और पाकिस्तान के बदले आपका भारत और पाकिस्तान बॉर्डर साझा करते हैं डुरंट लाइन के साथ, ठीक है। अब अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर साझा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, और इसके अलावा हम सेकंड पार्ट में आपको बाकी बात बचे जितने भी क्वेश्चन होंगे बता देंगे। सॉरी, थैंक यू, कोई मिस्टेक हुआ तो सॉरी, ठीक है। आपका थैंक यू, हो सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।